नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और लगातार न्यूज इंडिया आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर मिश्रा भी होंगे और आप तक सटीक खबरें पहुंचाएंगे। हमारे साथ बड़े मेहमान भी होंगे जो एनालिसिस करेंगे कि जिन सीटों से भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं हिमाचल या फिर गुजरात में, वहां क्या क्या कारण रहा ये भी हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको सागर बताएंगे। May I have your attention, please? तो फिलहाल एक बड़ी खबर हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। जनादेश का सम्मान करता हूं, जयराम ठाकुर का यह कहना। पूर्व सीएम विपक्ष को सत्ता मिलने वाली है, जयराम ठाकुर का यह कहना। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, विपक्ष को सत्ता मिलने वाली है। कांग्रेस की जिस तरह से जीत हुई क्योंकि राज बदल गया, रिवाज कायम है हिमाचल में। गुजरात में 27 सालों के बाद भी बीजेपी बरकरार है और एमसीडी चुनाव के नतीजे तो आपने देख लिए। ऐसे में जनादेश का सम्मान करता हूं, जयराम ठाकुर का यह बयान। तो लगभग देखिए नतीजे अब आपके सामने हैं। जयराम ठाकुर ने जिक्र कर दिया कि विपक्ष अब सत्ता में। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं सागर, एक बार रुक कर लेते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल कांग्रेस के, दीपक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, अश्विनी शाही नेता भाजपा के, कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। एक बार सीधा आपको हिमाचल लिए चलते हैं, वहां पर जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सुनाते हैं। मैं जनता के और उसके बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस पर मैंने कहा ना, कारण रहे और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक हैं, वो चुन करके आए हैं और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज़्यादा डर है। तो इतने मैं कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। आम आदमी पार्टी ने कहीं वोट काटा? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई। अगर होती तो मैं सबको परिणाम अलग तरह के राजनीति को कितना उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है, इसके ऊपर गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है। वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना, वो उनका कार्य है। सर, उनको कोई हौसला देंगे सर? लोग सारे डरे हुए, इनको कोई हौसला नहीं तो क्या? नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐसे में बड़ी बातें कह डाली उन्होंने। कहा, जनादेश हमें 5 सालों तक मिला, इसका मैं सम्मान करता हूँ। आभार हिमाचल वासियों का जिन्होंने 5 साल तक हम पर प्यार और भरोसा रखा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें जनादेश आज मिला है कांग्रेस पार्टी को, उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए और मैं भी सम्मान करता हूं।
कि जनता उनके साथ है। ऐसे में और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही हैं, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। तो कई बड़ी बातें कहते नजर आए जयराम ठाकुर, दिल की टीस भी नजर आई जयराम ठाकुर की। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब तो खैर नहीं दिया, लेकिन घुमाते हुए उन्होंने कह दिया कि कारण तो कई रहे जिस पर आकलन और चर्चा करने की ज़रूरत है, और चुनाव के बाद, इन रुझानों के बाद जब समय मिलेगा तो पार्टी के शीर्ष नेता और साथी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से भाजपा के नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ चुके हैं, दीपक शर्मा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से, और साथ ही सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही नेता बीजेपी के आपके साथ है। अश्विनी शाही जी, ये जो जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दिल की टीस बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या मन ही मन अब ये मान चुके हैं कि अब शाम तक कोई फाइनल रुझान नहीं आने वाला, जनता ने जनादेश दे दिया, संदेश दे दिया, इसे ही मानना चाहिए? प्रीति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, अगर वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से नहीं, इस्तीफा अभी तक उन्होंने नहीं दिया, इस्तीफा अभी तक उन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देने राजभवन जा रहा हूं, आपने ही दिखाया इस चीज को, तो कहीं ना कहीं कोई पुख्ता सूचना के आधार पर ही उन्होंने कहा होगा, और हो सकता है कि उनको ये सूचना मिल चुकी हो कि हमारे इतनी बढ़त है और वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने हार को स्वीकार किया है, जनादेश का सम्मान किया। मैं पहले भी कह रहा था कि अगर जनादेश हमारे विरुद्ध जाता है उसका भी सम्मान है, हमारे पक्ष में आता है उसका भी सम्मान है, तो वो अभी वही बात कह रहे थे। और हार के कारण बहुत हो सकते हैं जो उन्होंने कहा, क्या कारण है इसकी समीक्षा बैठक होगी, उसमें ज्यादातर जो कारण है वो उनकी बातों से यही लगा कि आंतरिक कारण की बात करना चाह रहे थे वो, जो कि बोल नहीं पाए। अब देखिए, वो आंतरिक कारण है, बाह्य कारण है, शैलजा बत्रा जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं। इस तरीके की घटना या इस तरीके की चीजें होने के अभी भी आसार लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलए बहुत समझदार हैं, और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है, और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है। हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो माहौल तैयार किया गया है, महंगाई है, और इतना जो बेरोजगारी, आम जो हमारा, आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते, और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे।
मैम जहाँ आप लोगों के हैं उस पर आप बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी की का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है। और आप पार्टी को हर जगह से जैसे ये बोलते हैं साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है और बनेगी। आपने हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं अब देश में। देखो अब ये कहने की बातें होती हैं, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, इनकी सरकार पंजाब में बनी वो एक बात और थी, लेकिन हर जगह ये इस तरह की कहानी नहीं चल सकती है और इनकी असलियत भी लोगों के सामने। दिल्ली में भी ठीक है कांग्रेस का इतना प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जो ये भी इतना आप पार्टी दिखा रही थी वो इनकी भी उतनी बातें नहीं रही हैं। तो जहां हमें लगता है इस तरह की बात है तो हम मिलकर इस पर रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो आपने शैलजा जी को सुना, लेकिन यहाँ हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सागर आपको हमारे संवाददाता जो कि मैनपुरी से जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अभिनव पाटिल, उनके पास लिए चलेंगे और जानेंगे कि बाई इलेक्शंस में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मैनपुरी के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। Ladies and gentlemen, may I have your attention? सपा उम्मीदवार डिंपल यादव की जीत हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती डिंपल यादव। खबर यह भी है कि शाम 4 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी के सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में एक बड़ी जीत सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव की एक बड़ी जीत हुई है। मैनपुरी में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती डिंपल यादव।
इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव पांडे भी जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभिनव पांडे, आप ये जिस तरीके से ये जो बाई इलेक्शंस हुए और यहाँ पर जीत जाना डिंपल यादव का, ये किस ओर संकेत करता है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार, सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इन दोनों की जोड़ी विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में बाई पोल्स जीत जाना ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना इस समय जो है वो भी मैनपुरी में बहुत ही टफ था। लेकिन मैनपुरी की जो सीट है वो आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद बाई इलेक्शन हुआ और उसमें डिंपल यादव 2,38,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सिंपैथी का एक वोट ही था। उसके अलावा जो अगर आप देखिए तो प्रसपा और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है। चुनाव के ठीक पहले जब नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा था उस समय अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को तरजीह नहीं दी थी, लेकिन 2 दिन बाद ही उनके घर जाकर उनसे बाकायदे चुनाव में साथ देने का और डिंपल यादव ने भी आह्वान किया था। और सबसे ज़्यादा मार्जिन अगर आप देखिए तो करहल विधानसभा सीट से है। 5 जो विधानसभा सीटें आती हैं जिसको मिलाकर 1 लोकसभा होती है, उसमें 4 में से सबसे ज़्यादा निर्णायक जो रहता है वो हमेशा से ही जसवंत नगर रहा, जहां मुलायम सिंह यादव भी। लेकिन इस बार की अगर सीट देखा जाए तो पिछला जो रिकॉर्ड है उसको डिंपल यादव ने बड़ी भारी भरकम से, ये नेताजी के लिए जो समाजवादी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस बार जीती है यहाँ पर, यही नहीं बल्कि करहल की विधानसभा जो कि बाई इलेक्शन वहाँ भी हुए हैं वो जीत गए। लेकिन रामपुर जो कहा, अगर रामपुर की चर्चा ज़रूर इस बात पर लाना चाहूँगा क्योंकि रामपुर एक ऐसा है जहाँ पर आजम खान का किला जो है वो पूरी तरह से ढह गया है, जहां लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। वहीं आकाश सक्सेना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 34,000 वोटों से जो है वो चुनाव हरा दिया है। तो ये एक बड़ा 2 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है और एक भारतीय जनता पार्टी की। जी, लेकिन अभिनव, अगर हम देखें आने वाले सन 2024 की रणनीतियां भी यहीं से सेट की जा रही थी, तो मैनपुरी अगर हम देखें तो इतना आसान नहीं होगा आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए यहां से जीत प्राप्त करना। रामपुर और खतौली तो आप देख ही रहे। अभिनव, देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैनपुरी जो है वो निर्णायक भूमिका हमेशा से, और वोट शेयर के मामले में अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी का एक तरह से किला जो है गढ़ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कई बार जीत चुके हैं वहां से चुनाव। इसके अलावा इसके पहले तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव वहां से जीता है। उसके पहले धर्मेंद्र यादव जो है 2 बार वहां से सांसद रहे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के है। लेकिन अब 2024 की जिस तरह से भूमिका अपनाई जा रही है, इसमें संगठन का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, दबी जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सुनील बंसल जैसे संगठन मंत्री थे, आजमगढ़ जैसी जगहों पर वो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को, इसके अलावा रामपुर में उन्होंने लोकसभा जिता दिया और यहाँ पर जो है संगठन को, तो अब संगठन को इस पर विचार जरूर करना होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब जो है 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है, उत्साह जरूर है, लेकिन दिल्ली में आपने देखा और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो रिजल्ट है वो जरूर निराशाजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं गुजरात जो है, गुजरात बम्पर जीत है, रिकॉर्ड मतों से वहां पर सीटें आई हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन है उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और मैनपुरी खासतौर से इतनी भारी बहुमत से जीत पाना। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अगर हम अब बात कर लेते हैं उपचुनाव पर भी, एक कमेंट हम ले लेते हैं। सर्वेश्वर जी, उपचुनाव में देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, बिहार में बीजेपी, यूपी में 3 जगहों पर चुनाव लेकिन 2 जगहों पर सपा का दबदबा दिखाई दिया, किस नजरिए से इसको आप देखते हैं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार में बीजेपी की जीत हुई है, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके की सत्ता से हटाया गया बीजेपी को, वो बहुत गलत हुआ। और वहां पे ये सारे महागठबंधन, आप देखिए जिस समय नीतीश कुमार छोड़ के गए थे, क्या वो हाव भाव क्रिएट किया गया था कि महागठबंधन है, 2024 में बदल देंगे, ये करेंगे, लेकिन उसका असर फुस रहा। अब देख सकते हैं बीजेपी जीत गई। रही बात यूपी की, हाँ, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है बीजेपी के लिए। 2024 में सबकी निगाहें यहीं यूपी में होती है और ये कहा भी जाता है यूपी जो जीता वही सेंटर जीतता है, लेकिन वो 2024 में बीजेपी करेगी। ये मैनपुरी का जो सीट था, मैं पहले आपके चैनल पे भी आया था कितनी बार और दूसरे चैनल पे भी यही बोलता हूं कि वहां पे मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद जो एक सहानुभूति वोट है वो पक्का डिंपल यादव जी को मिलेगा और उसी का असर देख रहे हैं कि वो 2 लाख वोटों से ऊपर से चुनाव जीत रही हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं था कि वहां पे सपा अच्छा करेगी और डिंपल यादव जीतेगी। लेकिन वो जो खतौली और रामपुर से शायद बीजेपी जीत रही है, अगर मैं सही हूं तो। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के हैं। ब्रजमोहन जी, मैं आपसे हिमाचल के समीकरण को समझना चाहूंगी, साथ ही गुजरात में तो खैर बम वोटिंग है, बम सीटें हैं, 157 के आसपास, 50-150 पार कर गई है भाजपा, जो रुझान दिखा रहे हैं इस वक्त वही। लेकिन ऐसे में जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि वो मान चुके हैं कि अब सत्ता कांग्रेस की तरफ जा चुकी है। देखिए, चुनावी परिणाम तो आ ही चुके हैं, तो एक समझदार राजनेता और वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे हों, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऐसे मौके पे ये कहना कि मैं फिर से मुख्यमंत्री रहूंगा तो शायद गरिमाहीन होता हो। तो उन्होंने एक गरिमा के साथ अपनी बात रखी और उन्होंने शायद को स्वीकार किया है। जहां तक बात अपन यदि हिमाचल प्रदेश की करें तो ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत कर एक संदेश तो दे दिया है सारे विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव नहीं है। जो अभी तक बात चलती थी कि 2024 में क्या होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह, तो उस पर एक स्पष्ट संदेश इस हिमाचल प्रदेश की जीत ने दिया है। अगर मैं अब गुजरात की जीत 2023 के 9 राज्यों में 2023 के 9 राज्यों में चुनाव है, तो इस हार का संदेश उन राज्यों में कैसे जाएगा? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अभी वहां स्थिति है कि वहां की सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो सारा काम 40% रिश्वत लेके करते हैं, और इसको लेके बहुत बड़े वहां के जो ठेकेदार थे उन्होंने दिल्ली के होटल में आत्महत्या की और 12 या 14 पेज का बड़ा खत लिखा था उन्होंने, जिसके कारण कर्नाटक के तत्कालीन एक मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक वैसा नहीं होगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, काउंटर करना चाहते हैं अश्विनी जी, अश्विनी शाही भाजपा के नेता। देखिए, चूंकि हमारे प्रवक्ता भाई जो है महावसूली अगाड़ी के सदस्य हैं, उस टीम के सदस्य हैं और 5 स्टार होटलों में बैठा कर वसूली कराते हैं, तो इनको 40% कमीशन दिखेगा ही दिखेगा। वहाँ के काम नहीं दिखेंगे, वहाँ के काम नहीं दिखेंगे, काम इन लोगों को वहाँ का वसूली दिखेगा जो एक पुलिस वाले को लगाकर ये लोग करा रहे थे। और इनके जो है मंत्री आज बंद हैं, नवाब मलिक बंद है और इनके गृह मंत्री बंद है, वसूली में बंद है। तो वसूली वाले को तो वसूली दिखेगा, वसूली वाले को वसूली दिखेगा। ब्रजमोहन जी शांति से सुनिए, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि आपका गृह मंत्री बंद है वहाँ, आपके मंत्री नवाब मलिक जो थे वो बंद है वहाँ, ये भी मालूम है, सब वसूली में बंद है। तो आप लोगों को वही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे प्रभु, आगे बहुत चर्चाएं होंगी आने वाले 2023 को लेकर, बात करिए। दीपक शर्मा जी भी है कांग्रेस की तरफ से, लौट कराऊंगा दीपक जी, लौट कराऊंगा अश्विनी जी, ब्रजमोहन जी। अश्विनी जी, अगर हम बात करें आने वाले चुनावों में, आज पर बात आ गए, एक बार जो है हिमाचल जीतने के बाद थोड़ा सा देखिए कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ा आपने, आज पर बात करिए। क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि एक भाई जेल में क्यों बंद है बताइए ना, 2 मंत्री आपके जेल में क्यों बंद है, जेल में क्यों बंद है बताइए, बताइए इस सम्मानित चैनल पर, इस सम्मानित चैनल पर क्यों बंद है? सर्वेश राजनीतिक विश्लेषक, इनका आकलन क्या कहता है, इनसे भी सुन लेते हैं। अरे इनका आकलन क्या कहता है, आ जाते हैं। उसके बाद दीपक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस की। अश्विनी जी, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, गुजरात का अगर आंकलन करते हैं तो यहाँ पे 1985 की बात करते हैं, उस समय बीजेपी की जो सीटें आई थी वो 11 सीटें आई थी या 14%। आम आदमी पार्टी आज वहां पे खाता खोली है और उसका अभी वोट शेयर 12% दिखाई दे रहा है, सीट भले 5 आया है। और अभी लगा ले तो 37 साल बाद बीजेपी वहां पे एक अलग इतिहास रची है गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी भविष्य में, जो कांग्रेस आपकी प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी थी गुजरात में, क्या ये नहीं लगता कि 2027 में आम आदमी पार्टी उसको रिप्लेस कर देगी? और दूसरा फैक्टर एक AIMIM का कहा जाता था, लेकिन वो भी इस चुनाव में वो नगण्य रहा। गुजरात में जो 10% मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो जो दौड़ते रहते हैं, वो नगण्य रहा। वहां पे 0.3 समथिंग % उनको वोट मिले हैं। तो आप क्या आम आदमी पार्टी को
सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अब तो लेना पड़ेगा। नहीं, पाठक जी, आपका जो सवाल है एकदम सही है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। एक पार्टियों का उदय होता है, पार्टियां आती हैं और हम सीरियसली हर पार्टी को लेते हैं। कहाँ आप कह रहे हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन उनको कहाँ पर लोग नकार देते हैं। विपक्ष के नेता भी उनको सीरियस राजनीतिक नहीं मानते हैं। पार्टी को सीरियसली हर आदमी ले रहा है, लेकिन राजनीतिक केजरीवाल को सीरियसली नहीं लेते हैं लोग, इसलिए कि न उनकी कोई नीति है, न उनकी कोई नीयत है, आइडियोलॉजी पर काम करती है। कांग्रेस अगर है तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। अश्विनी जी, ये बहुत आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए ना, उनका आप से बीजेपी से वो कंपेयर करने लगे हैं कि कभी बीजेपी को 2 सीटें थी तो आज कितनी है, हम भी आज यही कर रहे हैं, आगे जाके होंगे। तो मतलब जो कहते हैं ना महत्वाकांक्षा, सही बात है कि आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस की थी। गुजरात में बहुमत के साथ भाजपा जीत चुकी है और ऐसे में अगर हम हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है हिमाचल में और भाजपा वहां हार चुकी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की बाइट भी सुनवाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर गांधीनगर से भाजपा के सांसद अल्पेश ठाकुर ने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं, फिर तमाम गेस्टों के पास चलेंगे। कहाँ लगा? अरे नहीं था, कौन चला रहा था? हर राउंड में आगे दर जा रहे, लेकिन ये बताइए, आगे जा रहे थे लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, हर इलाके के लोगों ने, सबने प्यार दिया। ज्यादा से ज्यादा बूथों के अंदर हम विजेता हुए। पहली बार हुआ, पर ये तो पहले से ही तय था। हम बोल रहे थे 150 से ज्यादा, हमने आपको भी बोला था, मैंने सबको बोला था 150 से ज्यादा जीत रहे, और वो भी बोला था 153 या 157 क्रॉस करेंगे। तो अल्पेश ठाकुर को आप सुन रहे थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहते नजर आए कि तो स्टार्टिंग से मैं तमाम कार्यकर्ताओं को यही कह रहा था कि 150 से ज़्यादा हमारी पार्टी की सीटें आएंगी, भाजपा की सीटें आएंगी, और जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत गुजरात में भाजपा ने दर्ज की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 157 सीटें लेकर के बीजेपी आई गुजरात में। और आगे बढ़ेंगे, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, कार्तिकेय बत्रा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते, देखिए भाजपा कार्यालय गुजरात में भी ज़बरदस्त माहौल है, लोग नाचते गाते, कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ खिलाने की खिलाने का जो दौर है वो भी चल पड़ा है। थोड़ी देर पहले आपने CR पाटिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आपने सुना, तमाम गुजरात वासियों को धन्यवाद करते नजर आए। दोनों ही बड़े दिग्गज गुजरात के, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के सीट पर भूपेंद्र पटेल वाले ही बैठे हों, लेकिन उस कुर्सी की जो रीढ़ है वो CR पाटिल ही है। तो ऐसे में दोनों ही दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लेकिन अब ये जो तस्वीर आ रही है भाजपा कार्यालय की है, कार्यकर्ता नाचते गाते खुशी में शराबोर नजर आ रहे हैं, और तस्वीर अब तकरीबन साफ हो चुकी है। 3:30 बजे का समय है, तकरीबन जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। कार्तिकेय बत्रा अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय बत्रा से हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल के हार को, भाजपा के इस हार को कार्तिकेय कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा की हार है, एंटी इनकम्बेंसी का मूड रहता है हिमाचल में हर 5 साल के बाद। लेकिन मुझे लगता है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो भाजपा के अंदर बहुत अंतर्कलह थी हिमाचल में। अगर मेरा आंकड़ा सही है, 68 में तकरीबन 10 से 15 सीटों पर हिमाचल में बीजेपी के रेबल कैंडिडेट्स उतरे हुए थे, जो बागी बनकर उम्मीदवार उतरे थे। उन्होंने डैमेज किया है बहुत भाजपा को। साथ ही साथ मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक अच्छी सीख ये है कि हिमाचल प्रदेश में उनके पास एक लोकल लीडरशिप है। उस लीडरशिप ने एक अच्छा अभियान चलाया बेरोजगारी को लेके, OPS को लेकर, उन मुद्दों को भुनाया जिससे एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी बीजेपी के खिलाफ, और सेंट्रल लीडरशिप ने उसको अच्छे से बैक किया। वहाँ प्रियंका गांधी थी, राजीव शुक्ल थे, सचिन पायलट, भूपेश बघेल। तो मुझे लगता है सब कॉम्बिनेशन एक जब बना तो हिमाचल प्रदेश में क्रेडिबल लोकल ऑपोजिशन लीडर्स की वजह से जो मोदी जी का एक चेहरा प्रोजेक्ट किया था हिमाचल में, वो नहीं चल पाया, और जो स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी थी वो उसको नेगेट नहीं कर पाया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें भाजपा के अंदर की अंतर्कलह का भी बहुत बड़ा रोल था,
और इस वजह से भाजपा का अपना वोट शेयर जो है वो नीचे आया है। कांग्रेस का अगर आप वोट शेयर देखें तो अंतर कलह का कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत कैंडिडेट स्पेसिफिक चुनाव, छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस होता है कि देखिए हम अपने बलबूते पर जीत सकते हैं। और भाजपा कहीं ना कहीं चाह रही थी कि इस बार बदलाव किए जाए और एक नई खेप लीडर्स की पैदा की जाए, इनको टिकट देने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से आप देखेंगे कि धूमल फैमिली हो या उनके जो और बड़े लीडर हैं नीचे कांगड़ा और ये इधर कांगड़ा के जो इलाके में जिसको हम बोलेंगे कांगड़ा हो, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्राइसिस था बीजेपी के लिए। उसको वो लास्ट मिनट तक कोशिश करते रहे मैनेज करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। इसमें चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, एक बार मैं उनसे भी कहूँगी कि तमाम मेहमानों से बातचीत करें। अगर हम बात करें कार्तिकेय जी, देखिए हिमाचल और गुजरात की, तो हिमाचल में बीजेपी ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, मतलब कि रिवाज देखिए यहाँ पर बरकरार रहा, राज खत्म हो गया। लेकिन वहीं गुजरात में 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 149 सीटें बीजेपी कांग्रेस जीती थी 1985 में और उनका रिकॉर्ड भी वहां पर ध्वस्त हुआ है। तो कहीं पर निराशा भी हाथ लगी तो कहीं पर खुशी भी मिली है। सही बात है। देखिए, बीजेपी के गुजरात की जीत ये प्रचंड जीत है और कांग्रेस के लिए उतनी ही बड़ी हार है, और उसके काफी सारे कारण हैं। गुजरात में जो मोदी मैजिक है, जो ब्रांड मोदी है, वो सक्सेसफुल रहा है और कांग्रेस एज विपक्ष पिछले 5 साल में शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई। इसकी वजह से विपक्ष के वोटों का बंटवारा हुआ है। अगर आप आंकड़े देखें मोटा मोटा, आप समझ पाएंगे कि पिछली बार जो कांग्रेस ने 41% का परफॉर्मेंस दिया था, अगर आज आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जोड़ें तो तकरीबन उतना ही बनता है। 13-14% आम आदमी पार्टी का, 27% कांग्रेस का। लेकिन भाजपा ने अपना परफॉर्मेंस 49 से बढ़ाकर 52% किया है। बिल्कुल। देखिए, दीपक शर्मा भी है कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपक जी, उम्मीदें थी आप लोगों को कि गुजरात में बेहतर करेंगे, लेकिन 77 सीटों से 16 पर आकर से मर जाना सर, बहुत बड़ा नुकसान है। और अब देखिए गुजरात में कैसे अपनी खोई जमीन आप लोग पाएंगे, एक बड़ी चुनौती हो गई है। डिबेट में बैठा हूं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे सभी साथियों ने बात की, मैं हिमाचल प्रदेश से हूं और हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष हमने वहां संघर्ष किया है। मैं हिमाचल के मुतल्लिक जो आपने चर्चा की उसमें कई आधी अधूरी बातें हुई, मैं उनको जरा थोड़ा सा आपसे हिमाचल से फिर आपके प्रश्न गुजरात की बात करता हूं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस लोकल हिमाचल के हमारे नेताओं के बीच था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने आप को पीछे रखा, क्योंकि लोगों के बीच आपको याद होगा हम हिमाचल प्रदेश में 4-0 से उपचुनाव जीत चुके थे। अभी 6 महीने पहले हमने 3 उपचुनाव जीते, 1 लोकसभा चुनाव जीता और जनता ने फतवा पहले दे दिया था हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मात्र मोदी जी को आगे कर उनको चेहरा बनाकर ये कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में भी हम जिस तरह देश में हमने जो है वो एक ऐसी स्थिति बनाई है कि मोदी जी के नाम के ऊपर ही वोट मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्य है और उसकी प्रबुद्ध जनता ने उन मोदी जी के चेहरे के ऊपर नहीं, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भारतीय जनता पार्टी का कोरोना संकट काल के वक्त सरकार का भ्रष्टाचार और कुशासन, उसके ऊपर वोट दिया और जो ओपीएस की बात थी उसके ऊपर उन्होंने वोट दिया। मेरा कहने का मतलब इन अ नटशेल हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के चेहरे को जो है वो हिमाचल में हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हमारे संवाददाता पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। मेहुल झाला, इस वक्त गुजरात में किस कदर जश्न मनाया जा रहा है और पीछे आपकी तस्वीर भी आ रही है, भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, जरा बताइएगा और दिखाइएगा। बिल्कुल, जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोशो खरोश से उत्साह में है। सुबह तकरीबन 8-9 बजे के आसपास ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया था। करीब करीब
20 मिनट पहले तक जो ढोल नगाड़े बज रहे थे और कार्यकर्ता झूम रहे थे, मैं आपको बताऊं कि 157 के करीब जो है अभी तक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस जो है वो विपक्ष में बैठने के लायक तक की सीट नहीं खींच पाई है, क्योंकि अगर विरोध पक्ष में बैठना है, उनका दर्जा चाहिए तो केवल 19 बैठक कम से कम होनी चाहिए विधानसभा में। यहाँ कांग्रेस 16 पर अटकती नजर आ रही है। अब शायद ही कोई ऐसा चमत्कार हो कि 3 सीट उनके खेमे में आए और विपक्ष का दर्जा पाए। मैं आपको बताऊं कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि राजस्थान के पूर्व आरोग्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी को। साथ में देखना ये होगा कि इस तरह का संज्ञान जगदीश ठाकुर भी लेते हैं कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि जगदीश ठाकुर के भाई कांकरेज से एक समीकरण ज़्यादा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर भाजपा के लिए बड़ी ही एक नेगेटिव प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे वोटर्स को बूथ पर, पोलिंग बूथ पर नहीं खींच पा रहे हैं। तो ऐसे में खेला कहाँ हो गया? देखिए, ग्रामीण इलाकों में वोटिंग भारी हुई थी, पर शायद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतनी भारी वोटिंग शायद परिवर्तन के मामले में हुई हो, पर ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ शहरी इलाके तो हर जगह जा रहे थे, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी, चाहे राजकोट ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, चाहे अहमदाबाद ले लीजिए, चाहे वडोदरा ले लीजिए, चाहे सूरत ले लीजिए, पांचों शहर के नागरिक भारतीय जनता पार्टी की कमिटेड वोट बैंक है। इसमें आपको मिली है, किस तरीके से देखते हैं आपके अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद? नहीं, मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला, इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन। गुजरात लिए चलेंगे, जहां पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री रोड शो करके गुजरात वासियों का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं। और थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन ये रोड शो आज बहुत ही खास है, वो इस लिहाज से क्योंकि यही भूपेंद्र पटेल हैं जो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले गुजरात में अपनी जीत के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे गुजरात में घूमे, उनसे आशीर्वाद की कामना की, उन तक अपनी बातें पहुंचाई। इनके साथ साथ प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे और साथ ही गुजरात में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। 27 सालों से भाजपा सीट पर काबिज है और ऐसे में आज जिस तरीके से भाजपा को मैंडेट मिला है, 157 सीटें भाजपा को मिली हैं गुजरात में, 157 सीटों से भाजपा आगे बढ़ गई है। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है और साथ ही अभिवादन तो बनता ही है। एक बार सुन भी लेते हैं क्या कह रहे हैं भूपेंद्र पटेल। काकोड़िया विधानसभा उम्मीदवार जीत नहीं, पर आप सौनी जीत। तो તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા, હમણાં તો નહીં ફોન કરું તમને ઉભાડો બહુ છે। આપણી જવાબદારી જે છે એ જવાબદારી નરેન્દ્રભાઈએ પણ આપણામાં વિશ્વાસ જે મૂક્યો છે એ વિશ્વાસમાં ક્યાંય ચૂક ના થાય અને પ્રજાજનોના ખૂબ સારા
કામ થાય, નાનામાં નાના માણસના કામ થાય, એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને કરતા રહીશું. સૌ કાર્યકર્તા જે પણ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, દિલથી અભિનંદન. અને તમે બધાએ ઘાટલોડિયાની સીટ પર ઐતિહાસિક જીત અપાઈ. આખા ગુજરાતમાં નંબર 1 ઉપર હતા, નંબર 1 ઉપર રાખ્યા છે તમે બધા. બધા આપણે સાથે જ રહેવાનું છે અને સાથની જ જીત છે. આપણે બધા સાથે છીએ, એની જ જીત છે. लोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जीत गए और उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उन्होंने कहा 1,200,000 मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजराती में बोलते नजर आए। हालांकि मेरी हिंदी तो गुजराती तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूं, कह रहे थे कि ये जो जीत है वो जनता की जीत है, ये इकलौती भाजपा या फिर भूपेंद्र पटेल की जीत नहीं है। और इस जीत, शानदार जीत के लिए लोगों का भूपेंद्र पटेल अभिवादन कर रहे थे। और ये फूल वर्षा होते हुए यहाँ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और आज की ये जो जीत है निश्चित तौर पर भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। और ऐसे में लगातार अभिवादन करते आपको मुख्यमंत्री भी दिखाई पड़ गए। सागर, भूपेंद्र पटेल ये जानते हैं कि ये जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि सन 1985 के बाद बीजेपी वो पार्टी है जिसने 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा है जब कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई थी। 27 सालों से जो बीजेपी गुजरात की सत्ता में बरकरार थी, आगे भी अब रहेगी। यानी कि जब सन 2027 में अब चुनाव होगा तो हम यही कहेंगे कि 3 दशकों से बीजेपी का राज है गुजरात में, जो 2 दशकों से लगातार चला रहा था। और अब एक बार फिर गुजरात में चलेगा बीजेपी का जादू। और कैसे भूपेंद्र पटेल उस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस बार उनके कंधों पर दारोमदार होगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष लगातार हावी दिखाई दिया, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या फिर परीक्षा लीक में पेपर लीक मामले का हो या फिर किसानों से जुड़ा मुद्दा क्यों ना हो। इस जीत के बाद आगे आने वाले पड़ावों में के बाद भी अपने आप को खरा भी उतारना होगा भूपेंद्र पटेल। मोरबी जैसी घटना में भी, मोरबी जैसी घटना के बाद भी वहां बीजेपी की सीट निकल जाना, सागर, अपने आप में बड़ी बात है। चाहे हम बात करें मोरबी की घटना की या फिर बेरोजगारी की या फिर महंगाई की और ऐसे कई अन्य मुद्दे, आम आदमी पार्टी गारंटी योजनाओं के दम पर, संकल्प पत्र के दम पर कांग्रेस, इन पार्टियों ने सोचा तो था कि हाँ कुछ बेहतर और कमाल किया जाएगा, लेकिन अफसोस हाथ लगी तो निराशा। तो हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे में भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर जो शांति दिखाई पड़ रही थी, जो खुशी दिखाई पड़ रही थी, वो अपने आप में मतलब अपूर्व है। और ब्रजमोहन पाठक जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी मुस्कुराए जा रहे हैं। बधाई दे देंगे क्या? बधाई दे दीजिए अंदर ही अंदर। निश्चित रूप से मैं बधाई, हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से उन सारे जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में जीते हैं, क्योंकि जिनको जनता का आशीर्वाद मिला है, जिनको जनता ने अपना नेता मान लिया, उनको उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें क्या गलत है। लेकिन मैं एक खास बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो गुजरात का चुनाव है, गुजरात की जो जीत है, ये विशुद्ध रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, क्योंकि वहां की जनता ने इस बात को स्वीकार किया
कि हमारे गुजरात के गौरव के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जीतना जरूरी है। लेकिन ये जादू हिमाचल प्रदेश में नहीं चला। हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय मोदी जी ने कई रैलियां की थी, लेकिन वहां पर वैसा वांछित परिणाम नहीं निकला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जीत है गुजरात की जनता की जीत है और उसके बिल्कुल ब्रिजमोहन जी, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी उन नेताओं को और उन पार्टियों को बधाइयां जिन्होंने जीत प्राप्त की है। अगर हम बात करें हिमाचल की तो देखिए राज बदल गया, रिवाज कायम है। गुजरात में बीजेपी का जादू बरकरार है तो दिल्ली में भी झाड़ू चल गई है। ऐसे में आने वाले समय में चुनौतियां तमाम है और जनता के विश्वास पर इन पार्टियों को खरा भी उतरना होगा। प्रीति, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पल पल की अपडेट के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और यहाँ सटीक और स्पष्ट आपको आंकलन, साथ ही एनालिसिस और आंकड़े दिखाए जाते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।